देखिए अभी हम आपको समास का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि विभिन्न एग्जामों में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछा जाता है और उसका जवाब कैसे देना होता है। तो ध्यान से अब देखिए, सबसे पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि समास किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो आपको याद रखना है, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। फिर से सुनिए, जब दो या दो से अधिक पद, अब कहिएगा पद किसे कहते हैं, तो पद शब्द को कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब इस पाठ से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए, पहला प्रश्न है चंद्रमुखी कौन सा समास है? तो चंद्रमुखी है कर्मधारय समास। चंद्रमुखी कौन सा समास है? कर्मधारय समास, जो कर्म के आधार पर अपना रूप धारण करता हो या फिर जिसमें उपमा उपमेय का प्रयोग हुआ हो तो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। चंद्रमुखी वाले प्रश्न को कई बार पूछा गया है। यदि आपसे कोई पूछे ना चंद्रमुखी कौन सी समास है तो कहेगा कर्मधारय समास। पता है ना, जिनका मुख चंद्रमा के जैसा होता है उन्हीं के लिए एक शब्द होता है चंद्रमुखी शब्द। तो आपसे यदि कोई पूछे चंद्रमुखी कौन सा समास है कहेगा कर्मधारय समास। फिर आगे प्रश्न है पंचामृत कौन सा समास है? पता है, जिस शब्द के आगे में संख्या हो या फिर जिस पद के आगे में संख्या हो, संख्या का बोध होता हो, उसको कहना है द्विगु समास। कौन सा समास कहना है? द्विगु समास। पंचामृत से 5 शब्द निकलता है, इसलिए पंचामृत द्विगु समास हुआ। जहां पर संख्या का बोध होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौवन्नी, दुवन्नी, पचन्नी, यहाँ पर संख्या का बोध हुआ तो ऐसे सब शब्दों को हम द्विगु समास कहते हैं। फिर आगे प्रश्न है नील कमल कौन सा समास है? नील कमल यह समास है कर्मधारय। कौन सा समास है? कर्मधारय। नीला हो जो कमल अर्थात नील कमल, यह कर्मधारय समास है। पता है, जो कमल देखने में नीला लगता है तो एक तरह से कह सकते हुए अपने रूप के रंग के आधार पर रूप धारण किया है तो इसलिए उसे हम कहेंगे कर्मधारय समास। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिस पद में विशेष विशेषण या उपमा उपमेय का मेल हुआ हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। तो नील कमल पूछे या चंद्रमुखी पूछे, कहना है कर्मधारय समास। फिर आगे प्रश्न है अठन्नी कौन सा समास है? अभी अभी समझाए थे, जिस शब्द के शुरुआत में संख्या का बोध होता है वह प्रायः द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास। तो अठन्नी के बारे में पूछे तो कहिएगा यह द्विगु समास है। फिर आगे प्रश्न है राधा कृष्ण कौन सा समास है? पता है, जिसमें 2 गो आए उसे कहते हैं द्वंद्व समास। जिसमें 2 ठो आए उसे कहते हैं द्वंद्व समास। इसका लेक्चर इस तरह से है, जिस सामासिक शब्द का दोनों पद प्रधान हो, 2 पद होता है इसमें, कम से कम 2 शब्दों का मेल होना जरूरी होता है। तो जिस सामासिक शब्द का दोनों खंड प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब कहिएगा दोनों खंड क्या होता है? जैसे आप सुनेंगे रात दिन, जितना रात का महत्व है उतना ही दिन का महत्व है। आप पढ़े होंगे दाल भात, दाल के बिना भात अच्छा नहीं लगेगा और भात के बिना दाल अच्छा नहीं लगेगा। एक तरह से जब इस तरह से आए राधा कृष्ण, कृष्ण में से होगा राधा कृष्ण, सीताराम, गौरी शंकर, तो आप कहिएगा यह द्वंद्व समास है। जिसमें 2 ठो आए उसे कहते हैं द्वंद्व समास। फिर आगे है लंबोदर कौन सा समास है? यह है बहुव्रीहि समास। लंबा हो जो उदर अर्थात लंबोदर, लंबोदर कहा जाता है गणेश जी को। इनका उदर, यह जो पेट जानते हैं, पेट तो अंदर होता है और ये जो पकड़ते हैं
मान लीजिए इस शरीर हुआ, यहाँ पर जो पकड़ते हैं या हुआ पेट, इसकी सॉरी या हुआ उदर, इसके अंदर होता है पेट। तो लंबा हो जो उदर, उसके लिए एक शब्द है लंबोदर, अर्थात गणेश जी। तो लंबोदर कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। फिर आगे प्रश्न है, चंद्रशेखर कौन सा समास है? जिनके शिखर पर हो चंद्रमा, उसके लिए एक शब्द है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। फिर आगे प्रश्न है प्रतिदिन कौन सा समास है? तो प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। जिस समासिक शब्द का प्रथम खंड प्रधान हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। फिर आगे प्रश्न है, यथाशक्ति कौन सा समास है? यथाशक्ति है अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। फिर आगे प्रश्न है, अभाव कौन सा समास है? पता है, जिस समासिक शब्द के आगे ओ या नो रहे उसे हम नए समास कहते हैं। यह सातवां है, स्टार में रहता है। ऐसे तो समास के मुख्य रूप से 6 भेद है, लेकिन सातवां भी है जो कि नए समास कहलाता है। तो यदि आपसे पूछे अभाव कौन सा समास है, कहेगा नए समास। जिसमें कि ओ या नो आ जाए शुरू में, उसे कहते हैं नए समास। फिर आगे प्रश्न है, समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। इसके बाद है, जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को, विभक्ति जानते हैं ना, का, के, की, में, पर, यह सब विभक्ति हुआ। जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो इसी मेल को क्या कहते हैं? इस मेल को कहते हैं समास। इस मेल को क्या कहते हैं? समास। जैसे कि मान लीजिए, राजा का पुत्र। आप यहां पर देखिएगा तो ऐसा लगेगा का, के, यह हुआ संबंध कारक। कौन सा कारक? संबंध कारक। लेकिन राजा के पुत्र को आप कह सकते हैं राजपुत्र। तो यह समासिक शब्द हुआ, लेकिन इसमें कोई भी विभक्ति बीच में नहीं है। अर्थात यह जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। फिर आगे प्रश्न है, समासिक शब्दों को जब अलग किया जाता है तो उस कार्य को क्या कहते हैं? उसे हम विग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? समास विग्रह कहते हैं। पता है, संधि में जब अलग किया जाता है तो उसे विच्छेद कहते हैं, जबकि समास में विग्रह वही कहलाता है। जब पद को तोड़ करके अलग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विग्रह। जैसे कि राजपुत्र था, कहेगा इसका पूरा तरह तोड़ करके बोले तो आप कहेगा राजा का पुत्र, यही हुआ विग्रह। फिर आगे प्रश्न है, अनजान में कौन सा समास है? अभी तो बताए थे, जिस समासिक शब्द के आगे नो या अ आ जाए उसे हम नए समास कहते हैं। तो अनजान में नए समास है। फिर आगे है, गंगा जल में कौन सा समास है? गंगा जल में कौन सा समास है? तो याद रखिएगा, गंगा जल में तत्पुरुष समास है। जिस समासिक शब्द का आखिरी वाला खंड प्रधान हो तो उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अब खुद से सोचिए, कोई गंगा जल लाए हैं, आप यह बताइए गंगा को वह लाए हैं कि जल को? तो कहिएगा जल को। फिर से सुनिए, कोई कह रहे हैं कि हम गंगा जल ले जा रहे हैं, तो बोले गंगा को ला रहे हैं कि जल को ला रहे हैं? जल को। तो इसलिए हम कह सकते हैं जिस समासिक शब्द का अंतिम खंड प्रधान हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। हाथ पांव कौन सा समास है? अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे, जिसमें दो शब्द आए लगातार तो उसे कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। जैसे हाथ पांव, लोटा डोरी, रात दिन, राधा कृष्ण, अंदर बाहर, नीचे ऊपर, ठंडा गर्मी, है ना, कि एक दूसरे शब्द के ऑपोजिट रहेगा या दो शब्द वहां पर आया हुआ रहेगा तो उसे कहेगा द्वंद्व समास। फिर आगे है, सीताराम कौन सा समास है? तो सीताराम भी द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास है सीताराम। फिर आगे प्रश्न है,
गरीब और अमीर कौन सा समास है? जब दो शब्द आ जाए लगातार एक दूसरे को अपोजिट तो कहिएगा वह द्वंद्व समास है। जिसमें दो ठो आए उसे क्या कहिएगा? द्वंद्व समास। फिर आगे प्रश्न है लखपति, तो लखपति है तत्पुरुष समास। फिर आगे प्रश्न है प्रतिपल कौन सा समास है? प्रतिपल अव्ययी भाव समास है। प्रतिपल कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। फिर आगे है चौवन्नी कौन सा समास है? जिसमें संख्या का बोध हो उसे कहते हैं द्विगु समास। कौन सा समास कहते हैं? द्विगु समास। तो चौवन्नी बोले अठन्नी बोले यह सब आ जाएगा द्विगु समास। बस इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो हम अपलोड करें वे आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं किसी अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।